नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। लर्निंग थ्योरीज के बाद आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में, समझेंगे इसकी थ्योरीज को और जानेंगे टाइप्स को। इसी के साथ साथ जानेंगे क्या होते हैं लर्निंग कर्व्स और कैसे बनते हैं लर्निंग प्लेट्यू या अधिगम पठार, और डिस्कस करेंगे इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग से, बेसिक लेते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग एक यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो वॉर्म टू टॉम चलता है, मीन्स गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। कह सकते हैं कि लर्निंग अपने एक्सपीरियंसेस को यूजफुल बनाना है। जब कोई पर्सन कुछ सीखता है तो उसे अपने डे टू डे बिहेवियर में भी यूज़ करता है, और उसकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का इन्फ्लुएंस पड़ता है उन पर, या प्रभाव पड़ता है। मीन्स अधिगम समायोजन है, अधिगम विकास है, अधिगम विवेकपूर्ण सृजनशील है, क्रियाशील है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। इसी के संदर्भ में हम समझते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। मीन्स कि जब आप किसी एक कॉन्टेक्स्ट में सीखी हुई चीज़ को या नॉलेज को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर पाते हैं तो उसी को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट की नॉलेज अगर हमें होती है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी तक सीमित हो, बल्कि अदर सब्जेक्ट्स में भी वो यूज़फुल हो सकती है। जैसे अगर किसी को मैथ्स आता है तो फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स को करने में उसकी हेल्प होगी। मीन्स मैथ्स की लर्निंग ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक नई सिचुएशन के लिए उसको नया सीखना होगा, बल्कि जो आपने पहले सीख लिया है, यानी जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी न्यू सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? फिर समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र या अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो सबसे पहला है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। इसे सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं, या इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कि एक सिचुएशन में सीखी गई कोई भी नॉलेज, आपने कोई ज्ञान लिया तो उसको दूसरी सिचुएशन में वो जब ट्रांसफ़र होता है तो पॉजिटिवली ट्रांसफ़र होता है। मीन्स दूसरी सिचुएशन में भी वो यूज़फुल होता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर किसी को साइकिल चलानी आती है तो वो स्कूटी या बाइक जल्दी सीख जाता है। मीन्स उसकी पॉजिटिव जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है वो पॉजिटिवली उसको सपोर्ट कर रही है उसकी न्यू सिचुएशन को हैंडल करने में, तो उसकी लर्निंग में, न्यू सिचुएशन की लर्निंग में वो हेल्पफुल है। इसी तरह से है नेगेटिव ट्रांसफ़र या ऋणात्मक अंतरण कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो होते हैं या जो नॉलेज होती है वो नया सीखने में बाधा डालती है, यानी रुकावट आती है उस, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा पुराना ज्ञान है और फिर हम कुछ नया सीख रहे हैं तो वो पुरानी नॉलेज, पुराना ज्ञान हमें नया सीखने में बाधा डालता है, या उसको ठीक से लर्निंग नहीं होने देता। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हम जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कार में ड्राइविंग सीट जो होती है वो राइट साइड होती है, लेकिन जापान और यूएसए और अदर फॉरेन कंट्रीज़ में ये लेफ्ट साइड होती है। तो जो भी इस दूसरी साइड वाली ड्राइविंग को करेगा तो उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, उसको दिक्कत आएगी यहाँ पर। इसी तरह से फिर हम समझेंगे जीरो ट्रांसफ़र। तो जब एक सिचुएशन में लर्निंग, जब कोई ऐसी लर्निंग हमने पहले की हुई है और फिर उसी का हम या उस ट्रेनिंग का दूसरी सिचुएशन पर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, मतलब उसको कोई, ना तो वो पॉजिटिवली उसको प्रभाव डालती है ना नेगेटिवली, तो मीन्स कोई प्रभाव ही नहीं डालती वो, तो उसको कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र। या अदर कंडीशंस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपको हिस्ट्री की नॉलेज है तो वो इकोनॉमिक्स सीखते हैं आप, तो ना तो कोई आपको हेल्प करेगी ना कोई आपको बाधा पहुंचाएगी, तो इसीलिए इसको ज़ीरो ट्रांसफ़र बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र यानी क्षैतिज अंतरण। इसका मतलब होता है जब एक सिचुएशन में की गई लर्निंग किसी दूसरी सिचुएशन में सेम लेवल या सेम सिचुएशन में पॉजिटिवली ट्रांसफ़र होती है। मीन्स जैसे मैथ्स में आपने प्लस माइनस का नॉलेज है आपको, उसी तरह की दूसरी सिचुएशन में भी आप कोई हिसाब किताब लगाने में उसको यूज़ कर लेते हैं, यानी उसी लेवल की जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाते हैं। फिर है वर्टिकल ट्रांसफ़र या ऊर्ध्वांतरण। इसमें क्या होता है, यहाँ पर पहली कंडीशन में सीखा गया ज्ञान उस दूसरी या उससे बड़ी या उससे हायर लेवल की सिचुएशन में यूज़फुल होता है। जैसे कि किसी को बाइक चलाना आता है तो जब वो कार चलाना सीखेगा तो वो जल्दी एक्सपर्ट हो जाएगा क्योंकि उसको गियर वगैरह की नॉलेज होती है। ओके, फिर है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र यानी एक पार्श्विक अंतरण। यहाँ क्या होता है, मीन्स एक आपने बॉडी पार्ट को ट्रेन किया और फिर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप दोबारा उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो फिर से वहीं से लर्निंग ट्रांसफ़र हो जाती है इस न्यू सिचुएशन में। मीन्स कि आपने जो पहले सीखा हुआ था वो फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है नई सिचुएशन में।
नेक्स्ट है बायलेटरल ट्रांसफर, द्विपार्श्विक अंतरण। यहाँ क्या होता है कि जब आपने किसी एक बॉडी पार्ट से किसी एक स्किल को एक्वायर कर लिया, मतलब आपने किसी एक बॉडी पार्ट को ट्रेंड कर दिया है, तो उसकी ट्रेनिंग ले ली है, एक पार्ट ट्रेंड हो गया पूरी तरह, तो फिर क्या हो, वो उसी के साथ दूसरे पार्ट में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि आप राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास्टरी एक्वायर कर लिया आपने, तो दूसरा भी, हाँ इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम अंतरण के सिद्धांत। सबसे पहली है इसमें थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण का सिद्धांत। ये थ्योरी चार्ल्स जुड ने दी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि जनरलाइजेशन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो चार्ल्स जुड द्वारा, याद रखेंगे। इन्होंने कहा कि बच्चा किसी भी सीखी गई चीज़ का अगर जनरलाइजेशन कर लेता है, जैसे कि हम लर्निंग थ्योरीज में समझ चुके हैं कि सामान्यकरण होता क्या है, या सामान्यकरण करना वो सीख जाता है, तो उसका यूज़ वो दूसरी सिचुएशन में भी कर लेता है। जनरलाइजेशन को हम लर्निंग थ्योरीज में पहले समझ ही चुके हैं, ठीक है, तो आप पीछे वीडियोस देख लीजिएगा, आपकी अच्छी से समझ में आ जाएगा। मीन्स वो अपने अनुभवों के द्वारा ही कोई सिद्धांत बना लेता है, तभी उसको दूसरी सिचुएशन में वो यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मेंटल और फॉर्मल डिसिप्लिन यानी औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को अपने मेंटल पावर को इम्प्रूव करना होता है, जैसे उसकी मेमोरी, रीजनिंग, अटेंशन, इमेजिनेशन, इन सबको इम्प्रूव कर लेना चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स की मेंटल एक्सरसाइज को करना चाहिए, जिससे कि इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो, वो सब सशक्त हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब किसी की मेमोरी अच्छी नहीं होगी तो वो दूसरी सिचुएशन में भी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो इन सब शक्तियों के विभाजन को नहीं मानती है, इसलिए इस थ्योरी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्वों का सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक ने दी थी, ध्यान रखेंगे इसको भी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जुड ने दिया था और समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ओके, तो ये कहते हैं कि जब दो सब्जेक्ट आपस में सिमिलैरिटी शो होती है उनमें, तो ट्रांसफ़र की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या संभावना होती है। मतलब जब दो सब्जेक्ट आपस में सिमिलर होंगे या समान होंगे, ये एक जैसे लगते होंगे, तो उनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ट्रांसफ़र की। मीन्स जैसे मैथ्स की नॉलेज होगी तो फिज़िक्स में यूज़ की जा सकती है, और या फिर कहते हैं कि हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस को लिया जा सकता है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ G&S फैक्टर यानी सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत। ये थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी, ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक और विशिष्ट और सामान्य यानी स्पेसिफिक और जनरल, इसकी थ्योरी दी है स्पीयरमैन ने, ये याद रखना है हमें। तो यहाँ पर क्या होता है, लर्नर को सीखने के लिए एक जनरल और स्पेसिफिक यानी सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार की योग्यता की ज़रूरत होती है। ये कहते हैं कि जो जनरल एबिलिटी है उसका यूज़ लाइफ की लगभग सभी जनरल कंडीशंस में किया जाता है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट होते हैं तो ये जनरल एबिलिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आर्ट है, ड्राइंग है, डांस है, ये सब स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट यानी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत। जैसे कि हमने गेस्टाल्ट थ्योरी में पढ़ा है कि गेस्टाल्टवादी जो होते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को होल के रूप में या पूर्णाकार के रूप में देखते हैं और फिर उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, फिर उसके बाद सूझ के द्वारा या अपनी इंसाइट के द्वारा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर बल देते हैं। तो इन्होंने कहा कि बच्चा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू न्यू सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनकी कंडीशंस। तो कंडीशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अंतरण की दशाएं क्या क्या हैं। सबसे पहला है लर्नर्स विल यानी सीखने वाले की इच्छा। मीन्स जब सीखने वाला या लर्नर सीखने का इच्छुक होगा तब ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, अगर इच्छा ही नहीं है तो ट्रांसफ़र भी कम होगा उसका। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी सीखने का अंतरण भी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर है अंडरस्टैंडिंग, मीन्स चीज़ों को जितना ज़्यादा समझने की क्षमता होती है तो ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा। रटी हुई चीज़ों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें हम भूल जाते हैं। एबिलिटी टू जनरलाइजेशन, जितना ज़्यादा सामान्यीकरण करने की योग्यता होगी
उतना ही अधिक ट्रांसफ़र हो पाएगा। ओके, सिमिलैरिटी इन टीचिंग मेथड्स, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे सब्जेक्ट और इक्वल सब्जेक्ट्स में, इक्वल टीचिंग मेथड्स में अगर दोनों सेम होता है कि टीचिंग मेथड भी एक जैसे हैं और सब्जेक्ट भी एक जैसे हैं, तो ट्रांसफ़र इजीली हो पाता है क्योंकि सिमिलर कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। फिर है ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के अंतरण मूल्य। इसमें क्या होगा, जैसे मैथ्स और साइंस की ट्रांसफ़र क्वालिटी ज़्यादा होती है जबकि सामाजिक विषयों की कम होती है। मैथ्स और साइंस को हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ओके, फिर है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। मीन्स जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को लाइफ में यूज़ किया जाएगा। फिर है डेलिब्रेशन या सप्रयत्नशीलता, अगर कोई इंडिविजुअल अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर अपने एफर्ट से न्यू सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड, मतलब विषय के प्रति मनोवृत्ति, कि अगर कोई चीज़ आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीख रहे हैं, आपकी सकारात्मक मनोवृत्ति है, तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं और अंतरण और ज़्यादा होगा, यानी ट्रांसफ़र और ज़्यादा होगा। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग कर्व्स। अब समझेंगे लर्निंग कर्व्स के बारे में। तो लर्निंग कर्व्स क्या है, इन्होंने ये जो हरमन एबिंगहास थे, इन्होंने 1885 में लर्निंग कर्व्स दिए और ये सबसे पहले थे जिन्होंने लर्निंग कर्व्स पर काम किया। ध्यान रखेंगे, हरमन एबिंगहास नाम था इनका। फॉरगेटिंग कर्व्स पर भी इन्होंने काम किया था। तो देखा जाता है कि जब से लर्निंग स्टार्ट होती है, यानी शुरुआत होती है, तो आखिर तक मतलब एक इक्वल फॉर्म में तो नहीं होती ना वो। कभी भी किसी स्किल को कोई भी व्यक्ति एकदम से एक्सपर्ट नहीं हो जाता उसको सीखने के बाद। तो मीन्स ये कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है और कभी कभी बिल्कुल रुक जाती है। अगर इसी लर्निंग स्पीड को एक ग्राफ पर ड्रॉ करने लगे हम या कर लिया जाए, तो लर्निंग की एक कर्व लाइन ड्रॉ होती है। उसी उतार चढ़ाव को, जो उसकी लर्निंग होती है, उस लर्निंग के उतार चढ़ाव को जो शो करती है लाइन, इसी को हम लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र कहते हैं। ओके, ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, नेक्स्ट कॉन्वेक्स, फिर कॉन्केव और कर्व ऑफ मिक्स्ड टाइप। तो समझते हैं इनको। सबसे पहले लेते हैं कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, इसे सरल रेखीय वक्र भी कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि समान निष्पादन वक्र भी एक इसका नाम है। तो ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन शो होती है। यहाँ पर ये कम ही हो पाता है क्योंकि ये दिखा रही है कि एक ही स्पीड से लर्निंग चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि लर्निंग की स्पीड हमेशा तो एक सी नहीं रह पाती। तो ये कर्व जल्दी से दिखाई नहीं देता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा कर्व ऐसा है जो बहुत कम परिस्थितियों में देखने को मिलता है या मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए आप लिखेंगे कि सरल रेखीय वक्र है वो। ओके, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स कर्व, इसको हम नेगेटिवली एक्सीलरेटेड कर्व भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पहले तो स्पीड बहुत तेज़ होती है और फिर बाद वाले प्रयास में, ये एफर्ट्स में ये स्लो होती जाती है। कभी थकान हो या फिर बच्चे को इंटरेस्ट ना हो, कभी भी रिजल्ट डाउन आने लगता है इन कंडीशंस के होने पर। तो जब बच्चा कुछ सीखना शुरू करता है तो ऐसी चीज़ों के सामने, मतलब उसके सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि उसे पहले से आता था तो वो जल्दी जल्दी कवर कर लेगा और लर्निंग ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जिन्हें वो जानता ही नहीं है और उसको उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो फिर ये ग्राफ नीचे आने लगता है। तो इस तरह की जो ग्राफ बनता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। ओके, फिर देखते हैं कॉनकेव कर्व। तो इसे हम नतोदर भी कहते हैं, इसे पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व कहते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है। मीन्स जैसे जैसे जब सीखना शुरू करते हैं तो पहले तो समझ नहीं आता उसको, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है। लेकिन फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है और समझ में आने लगता है कंटेंट, तो यहाँ पर मास्टरी भी गेन कर लेते हैं बच्चे। तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन बाद में ये कर्व ऊपर जाने लगता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली एक्सीलरेटेड कर्व। नेक्स्ट देखते हैं कर्व ऑफ मिक्स्ड टाइप, मिश्रित प्रकार का वक्र, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसे एस टाइप कर्व भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें लर्निंग स्पीड स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो होती है, लेकिन बाद में तेज हो जाती है और तेज होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक से रुक भी जाती है, स्लो होती है और फिर रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इनिशियल स्टेट है यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि लर्निंग यहाँ ज़ीरो होती है
और फिर कुछ जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे ऊपर जाता चला जाता है कर्व। यहाँ सबसे फिर उसके बाद आ जाती है स्टीप एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या है कि एक्सपोनेंशियल फेज होता है, ये मीन्स यहाँ पर लर्निंग धीरे धीरे चलेगी और फिर सडनली स्पीड ले लेती है। नेक्स्ट आ जाता है इस कर्व में प्लेट्यू या इंटरमीडिएट स्टेज भी कहते हैं इसको। यहाँ पर क्या होता है, प्रोग्रेस रुक जाती है। प्लेट्यू से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अधिगम पठार किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब प्लेट्यू बनने लगता है इट मीन्स यहाँ पर लर्निंग रुक गई है। तो यहाँ क्या हुआ, प्रोग्रेस रुक गई। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी बाधा आ जाती है जो कि स्थिरता आ जाती है लर्निंग में, इसी को हम पठार कहते हैं या प्लेट्यू कहते हैं। तो प्लेट्यू किस कारण से बनते हैं ये जानेंगे। तो ये लिमिटेड नॉलेज की वजह से भी बन जाते हैं, उत्साह में कमी आ जाती है या काम करने पर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, बच्चे को प्रोत्साहन नहीं मिलता कि वो आगे कुछ करे, तो उसका मनोबल टूट जाता है। या फिर सही मेथड ना हो पढ़ने का, या फिर उसको पढ़ाने का मेथड सही ना हो, मतलब टीचिंग मेथड सही नहीं होगा तब भी प्लेट्यू आ जाता है। किसी की शारीरिक क्षमता से ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो उसको, मतलब उतनी उसकी एबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, तो फिर तब भी प्लेट्यू आ जाएगा। थकान है या सीखने वाला बीमार है और मन ही नहीं है उसका पढ़ने का, तब भी प्लेट्यू आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बारे में हम कह सकते हैं कि टीचर लर्निंग कर्व के थ्रू बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट को ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको टास्क दिया जाएगा। फिर टीचिंग मेथड को चेंज किया जा सकता है, तो वो मेथड यूज़ करे टीचर जो कि जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले। टीएलएम का यूज़ किया जा सकता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे की। प्लेट्यू आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीखेगा नहीं, मतलब अगर अधिगम में पठार आ गया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बच्चा आगे पढ़ ही नहीं पाएगा या सीख ही नहीं पाएगा। एज ए टीचर आप स्टडी करें कि रुकावट कहाँ से आ रही है, तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं उपायों के द्वारा या इन्हीं कुछ रेमेडीज़ के थ्रू बच्चे की प्लेट्यू को दूर किया जा सकता है, उसके लर्निंग प्लेट्यू को, और बच्चे में इंटरेस्ट भी डेवलप किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है छोटा सा ज्ञान मेरी तरफ से, बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। मीन्स कि जी हाँ, अगर आपके लर्निंग कर्व में कोई भी प्लेट्यू आ रहा है, जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ी कि कोई भी रुकावट आ रही है, तो अपने मेथड्स को, अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को चेंज करके ट्राई कीजिए। हो सकता है कि लाइफ में एक ही लाइफ स्टाइल से, सेम मेथड से बोर होने लगे हों, और फिर से एक नई ऊर्जा को, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए शुरू हो जाइए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।